वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि सेल साइकिल होता क्या, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आज हम स्पेसिफिकली सेल साइकिल के एक प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, माइटोसिस। अब माइटोसिस एंड माइसिस टू प्रोसेसेस होती हैं, बट स्टिल हियर ओनली वी आर डिस्कसिंग एंड डिस्क्राइब दैट इज माइटोसिस। तो माइटोसिस होती क्या है, हमने देखा था सेल साइकिल जो होती है इसके दो फेज होते हैं। एक होता है हमारे पास इंटरफेज, क्या होता है, इंटरफेज, एंड द अनदर फेज इज द एम फेज, और इसी एम फेज को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। थोड़े से यहाँ पे हम की पॉइंट देख लेते हैं। माइटोसिस को डिस्कवर करने वाले कौन थे, वाल्डेमर फ्लेमिंग थे। इन्होंने किसको डिस्कवर किया था, माइटोसिस को डिस्कवर किया था। और माइटोसिस का अनदर नेम होता है दैट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। व्हाट वी कॉल इट, इक्वेशनल डिवीजन। अगर यहाँ पे 2 है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी 2 ही मिलेगा, 2 का 4 नहीं होगा और 2 का 1 नहीं होगा। तो बेसिकली जो इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, जहाँ पे दोनों तरफ क्या होती है, बैलेंसिंग हमें देखने को मिलती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। सो स्पोर्स अगर हम देखने वाले इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज के अंदर कई फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है हमारा G1 फेज, जिसको हम बोलते हैं gap 1, and there is another phase that is known as G0 phase, that is known as quiescent phase। फिर हमारे पास होता है एक S phase, S phase को हम बोलते हैं synthesis phase, and another G2 phase where we call it gap phase, gap 2 phase। आई होप इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं G0 फेज के अंदर, G1 फेज में सेल क्या करती है, ग्रोथ शो करती है, अपने आप को इंक्रीज करा रही होती है। और S फेज के अंदर क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेट होता है या फिर डीएनए की सिंथेसिस होती है S फेज में, और सेंट्रियोल की सिंथेसिस होती है यहाँ पे। और जो गैप 2 फेज होता है, यहाँ पे सेल खुद के लिए ऐसे प्रोटीन्स बना रही होती है, प्रोटीन्स रिक्वायर फॉर, कि ऐसे प्रोटीन जिनकी जरूरत पड़ती है हमें कहाँ पे, एम फेज के अंदर। आई होप इतना क्लियर है। तो एम फेज के अंदर इसको भी अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास होता है प्रोफेज, प्रोफेज। Second phase is metaphase, third phase is anaphase, fourth phase is telophase, फिफ्थ फेज हमारे पास होता है साइटोकाइनेसिस। और ये वाले जो स्टेप होते हैं, इन्हीं स्टेप को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जहां पे हम लोग न्यूक्लियस को डिवीजन कर रहे होते हैं, कि न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड होता है। और साइटोकाइनेसिस वो फेज होता है जहां पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो भाई माइटोसिस होती क्या है, इसकी डिस्कवरी की थी व्लादिमीर फ्लेमिंग ने की थी। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो सेल साइकिल के अंदर बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, एक होता है अपना इंटरफेज, एक होता है एम फेज। इंटरफेज को आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है गैप 1, देन एस फेज एंड देन G2 फेज, दैट इज द ग्रोथ फेज होगा। इसको हम बोलते हैं एस फेज, डीएनए सिंथेसिस और सेंट्रियोल की सिंथेसिस होती है। G2 फेज में होता है प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एम फेज। माइटोटिक फेज के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। सो बेसिकली हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। सेल साइकिल के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से हमने सेल को डिवाइड कर लिया है। इस फेज को हम लोगों ने बोल दिया है, ये है हमारे पास एम फेज। आई होप इतना क्लियर है। और ये हमारे पास हो गए हैं G1 फेज एंड
दैट इज एस फेज एंड दैट इज G2 फेज। अगर वो आपसे पूछता है कि G1 और G2 के बेस में कौन सा सेल साइकिल का फेज आता है, एक हमारे पास है एस फेज एंड दी एम फेज, तो आंसर क्या लगाओगे, एम फेज होता है और एस फेज होता है। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आफ्टर G1 phase which phase comes in सेल साइकिल, कि भाई यहाँ पे G1 के बाद कौन सा फेज आता है, उसने ऑप्शन डाल दिया हमारे पास एस फेज, G2 फेज, G1 फेज। G1 तो पूछा ही है तो G1 तो नहीं डालेगा, G0 डाल दिया और इसने डाल दिया एम फेज। तो आंसर क्या लगाओगे आप यहाँ पे, दैट इज विल बी द आंसर एस फेज होगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि G1 के बाद कौन सा फेज आता है, एस फेज आता है। अगर वो पूछे एस फेज के बाद कौन सा फेज आता है, G2 फेज आता है। अगर वो पूछे कि G2 के बाद एम फेज का कौन सा फेज आता है, तो दैट इज प्रो फेज। कौन सा आता है, प्रो फेज। फिर इसके बाद कौन सा आता है, प्रो फेज के बाद आता है मेटा फेज, फिर आता है हमारे पास एना फेज, फिर आता है टीलोफेज, फिर आती है हमारी साइटोकाइनेसिस। तो आई होप इतना क्लियर है कि एम फेज के बाद कौन सा आता है, G1 फेज। तो एम फेज और एस फेज के बीच में कौन सा फेज आता है, G1 फेज। तो इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करना है कि भाई इंटरफेज है कहाँ पे क्या होता है। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। अभी हम देखने वाले, हमने देखा कि एस फेज के अंदर डीएनए की सिंथेसिस भी होती है और सेंट्रियोल की भी सिंथेसिस होती है। तो जो डीएनए की सिंथेसिस, मतलब डीएनए हमारे पास क्या था, इस तरीके से था, ये होती है डीएनए की सिंथेसिस। ये क्या हमारा एक डीएनए है। अब हमें पता है डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, इसका एक टेम्पलेट सेकंड टेम्पलेट, तो ये वाला जो टेम्पलेट होता है इस तरीके से ओपन हो जाता है, फिर इसकी सिंथेसिस होती है, सेकंड टेम्पलेट है, और फिर यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 1 ये 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1 डैश, ये होगा 2 डैश, मतलब ये क्या है, इसकी एक ने इसको सिंथेसाइज किया, ये क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट कर गया। तो अब हमें डीएनए कितने मिल गए, पहले तो एक था, ये 1 था, अब एक डीएनए यहाँ मिल गया, 2 डीएनए यहाँ पे थे, तो डीएनए का नंबर क्या हो गया है, डबल हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और ये कहाँ पे होती है, ये होती है हमारी न्यूक्लियस में। तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती कहाँ पे है, एस फेज में होती है। कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि जैसे डीएनए तो रेप्लिकेट कर गया है एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर, क्या सेंट्रियोल भी न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है। कई बार पूछ लेता है कि वेयर डज द सेंट्रियोल सिंथेसिस। तो सेंट्रियोल जो होता है, जो इस तरीके का माइटोटिक अपैरेटस इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जिसको हम पढ़ने वाले, इसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, जो ये सेंट्रियोल होता है, इसकी जो सिंथेसिस होती है होती एस फेज में है। पर लेकिन ऑर्गेनेलीज कौन सी होती है, ऑर्गेनेलीज होती है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। तो सेंट्रियोल की सिंथेसिस एस फेज में होती है, पर होती कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है कि भाई डीएनए की सिंथेसिस होती कहाँ पे है, एस फेज में, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। सेंट्रियोल की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। आई थिंक इतना क्लियर है आपको। अभी हम देखेंगे कोई सेल है हमारे पास, सपोज वी आर हैविंग अ वन सेल, दैट इज अ सेल ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज की सेल में क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है हमारा इंटरफेज, क्योंकि डीएनए यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा हो चुका होता है। अब जैसे ही सेल एम फेज में एंटर करती है, एम फेज का फर्स्ट फेज क्या होता है, हमारा प्रोफेज होता है। कौन सा होता है, प्रोफेज होता है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं।
Suppose we are having that is a one cell, that is cell का nucleus and that is the cell membrane. क्लियर है इतना? Now we have seen in the interphase. Interphase में क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर जो ये हमारा डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है, ये डीकंडेंस फॉर्म में होता है. मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, जैसे जेल का पेन आता है ना, जिसके अंदर जो इंक होती है वो इस तरीके से जेल में इकट्ठी हो जाती है. तो उसी तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए होता है वो एक डीकंडेंस फॉर्म में होता है. कंडेंस मतलब प्रिसिपिटेट नहीं करता, वो इस तरीके से क्या होता है, डिस्क्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन द इंटरफेस. अब जैसे ही वो एम फेज में एंटर करता है, एम फेज में जैसे एंटर किया, फर्स्ट फेज हमारा क्या है, प्रो फेज. तो प्रो फेज में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ. प्रो फेज में होता क्या है, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, ये टूटनी शुरू हो जाती है. और जो ये हमारे पास न्यूक्लियस का जो मटेरियल था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो अब यहाँ पे क्या होती है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, ये यहाँ पे टूटनी शुरू हो जाती है. इस तरीके से टूट गई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे. ये क्या होगी, ये टूट गई है. अब इस तरीके से कंडेंस थी, और जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल था डीएनए, और वो भी क्या करना शुरू कर देता है, वो भी इस तरीके से प्रिसिपिटेट होना शुरू कर देता है. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही सेल प्रोफेज में एंटर कर रही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई है, डिसइंटीग्रेट हो चुकी है. डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, टूट जाती है. और जो ये क्रोमोसोम का मटेरियल था वो कॉम्पैक्ट हो गया. तो यहाँ से की पॉइंट क्या निकलेगा हमारा प्रोफेज के अंदर, अगर हम लिखें यहाँ पे, तो प्रोफेज में क्या होता है, एक सेकंड को मार्कर ने धोखा दे दिया है. एक तो क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन, क्योंकि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन टूट चुकी है. सेकंड यहाँ पे क्या हो गया है, जो क्रोमेटिन का मटेरियल था, दैट इज द क्रोमेटिन, द न्यूक्लियर मटेरियल, कि क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड हियर. और जैसे प्रोफेज में हम पहुंचते हैं, तो यहाँ पे ER, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियोलियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. डिसअपियर हो जाती है. तो प्रोफेज का हमें समझ में आ गया कि प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है, क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पे कंडेंस हो चुका है, ER मेम्ब्रेन क्या होगी, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डिसअपियर हो चुकी है. अब जो यहाँ पे जो सेंट्रियोल था साइटोप्लाज्म के अंदर, तो क्या था भाई, क्योंकि वो तो बना हुआ है, एस फेज में बन चुका था, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से. तो ये हमारा सेंट्रियोल हो गया, एम्प्टी रीजन. ये साइटोप्लाज्म में अब जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी तो भी साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आएगी. तो अब हम पहुंचेंगे मेटाफेज में. तो मेटाफेज में क्या होता है, अब हम देख रहे हैं मेटाफेज में. अब हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो टूट चुकी है. अब जो यहाँ पे ये सेंट्रियोल था इस तरीके से, वन इज हियर, ओके. और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट हो जाते हैं. और वो क्या करते हैं, एक इसके साथ अटैच, एक इस स्पिंडल फाइबर के साथ. इसको हम बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर. क्या बोलते हैं इनको हम, स्पिंडल फाइबर. फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ, एंड दैट इज हियर एंड दैट इज हियर.
ये इसके साथ अटैच हो चुका है, ये इसके साथ अटैच हो चुका है, और ये क्या आ रहे हैं, एक प्लेट बना रहे हैं, और इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं इसको हम, मेटाफेज प्लेट, जहां पे सारे क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेंटर में परपेंडिकुलरली अटैच होते हैं, किसके थ्रू, जो यहाँ पे ये अटैचमेंट पॉइंट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एलोबरेट करती हूँ, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे समझा देती हूँ कि जैसे ही मेटाफेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास कोई क्रोमोसोम है जो इस तरीके से सेंट्रियोल के साथ यहाँ पे अटैच है। थोड़ा सा इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं। ये क्या है, हमारे पास क्रोमोसोम है। अब हमें पता है क्रोमोसोम के अंदर ये क्या है, एक सिस्टर क्रोमैटिड, और ये भी क्या है हमारे पास, सिस्टर क्रोमैटिड। और यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे ये दो सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अटैच होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर, मतलब सेंटर की बात हो रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, एंड दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड। और यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से एक कैप लाइक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। व्हाट वी कॉल इट, काइनेटोकोर प्रोटीन। और ये काइनेटोकोर प्रोटीन जब इस स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है तो इसका नाम भी हो जाता है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल। क्या हो जाता है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल। अब ये तो इसके साथ क्रोमोसोम के साथ, हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच है, इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ और एस्ट्रल फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम के साथ बाइंड नहीं करते, वो क्या करते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इनको हम बोलते हैं पोलर माइक्रोट्यूबुल। क्या बोलते हैं, पोलर माइक्रोट्यूबुल। एंड दीज आर नोन एज एस्ट्रल फाइबर। व्हाट वी कॉल द एस्ट्रल फाइबर, एस्टर्स होते हैं जो यहाँ पे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। तो मेटाफेज के की पॉइंट क्या होते हैं कि हेयर द सिस्टर क्रोमैटिड्स, या फिर हेयर वी कैन से दैट द काइनेटोकोर ऑफ वन सिस्टर क्रोमैटिड अटैच ईच अदर एट opposite pole and they are present at a metaphase plate. Here the completely dissolution of the chromosome. Spindle fiber attached to the kinetochore. Okay, I will write them here. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेटाफेज के अंदर कि spindle fiber attached to kinetochore, and the second point is the spindles attach to kinetochore at the equator in opposite pole and form metaphase plate. क्या बना रहे हैं, metaphase plate. आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को कि मेटाफेज प्लेट क्या होती है, प्रोफेज, मेटाफेज एंड देन एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं ये क्या करती हैं, अलग अलग पोल्स पे आ जाती हैं। ये हमारे पास क्या है, सेल की मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल है, इस तरीके से इसके एस्ट्रल फाइबर है, और यहाँ पे भी क्या है, एस्ट्रल फाइबर है। यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम थे ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पुलिंग फोर्स लगाते हैं, और इस तरीके से ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ये इससे अलग हो चुका है और अब ये इससे अलग हो चुका है।
ये क्या हो चुके हैं, सेपरेट आउट हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो चुकी हैं, अलग हो चुकी है। यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा था दो दो अटैच थे, तो अब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में इस तरीके से ये क्या थी, अटैच थे दूसरे। अब इन्होंने क्या किया भाई, इसको इस हैंड से अलग कर दिया। तो इस तरीके से जब ये अपोजिट पोल की तरफ चले जाती हैं तो उस फेज को हम बोलते हैं एनाफेज। क्या बोलते हैं, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, और जैसे इन सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे इनको बोला जाता है डॉटर क्रोमोसोम, व्हाट वी कॉल दैट, डॉटर क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये सेंट्रोमेयर था ये टूट जाता है और क्रोमैटिड अलग हो जाती हैं कि सेंट्रोमेयर स्प्लिट। एक बार और मैं बता देती हूँ, ये हमने कोई क्रोमोसोम लिया था, इस तरीके से जो ये सेंट्रोमेयर था ये अब टूट जाता है। अब ये टूट जाएगा तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो एक इस पोल पे आ गया है, अब एक इस पोल पे आ गया, और सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे क्या हो गई हैं, अलग हो चुकी हैं। कि सिस्टर क्रोमैटिड separates at the opposite pole and the centromere is divided here at the anaphase। तो यहाँ पे दो की पॉइंट हैं। नेक्स्ट हमें देखना है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने देखा सिस्टर क्रोमैटिड इस तरीके से थी। ओके, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ। तो अब जब हम एनाफेज के बाद जब हम टीलोफेज पे पहुंचते हैं, तो टीलोफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम था, इस तरीके से क्या होता है, क्लीवेज फूरो बनना शुरू हो जाता है। आई होप इतना क्लियर है आपको। और इस तरीके डायग्राम थोड़ा प्रॉपर्ली बनाने ना भाई। ये क्या है हमारे पास, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, ये वाले क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, ये वाला क्रोमोसोम का हिस्सा एक तरफ चला जाता है, और साथ में यहाँ पे आ जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेंट्रियोल बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से। और जो ये क्रोमोसोम थे यहाँ पे हमें अलग से दिखाई देते ना, यहाँ पे फिर इस तरीके से क्या हो जाता है, ये प्रेजेंट हो जाते हैं इस तरीके से, थिन डिस्क्रिएट यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या हो जाता है, तो यहाँ के की पॉइंट याद कर लेना कि क्रोमोसोम, जो ये क्लस्टर बना हुआ था, क्रोमोसोम क्लस्टर ब्रेक डाउन इनटू डिस्क्रिएट यूनिट्स। कि भाई जो क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे क्या हो गए, एक तरीके से टूट चुके हैं, डिस्क्रिएट यूनिट में बन चुके हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलोप क्या आ चुका है, दोबारा आ चुका है, न्यूक्लियर एनवेलोप रीफॉर्म, ER, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे रीफॉर्म हो जाते हैं या फिर अपीयर हो जाते हैं ड्यूरिंग द टीलोफेज। ये था हमारा टीलोफेज। जब हम साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इस तरीके से ये क्लीवेज फूरो क्या करता रहता है, इसके नियर बाय आता रहेगा। मैं इसी में समझा रही हूँ आपको। जो ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से सेल क्या हो जाएगी, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इसके पास भी 2n नंबर रह गया, इसके पास भी 2n नंबर रह गया, तो मतलब हाफ ऑफ डिवाइड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस व्हेन द क्लीवेज फूरो इज फॉर्म्ड हियर। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। क्लीवेज फूरो मैंने आपको दिखा दिया है बना के, तो इसको एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे हम दो सेल दिखा देते हैं। इस तरीके से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है।
एक बार हम इसकी थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है माइटोसिस के अंदर। कि माइटोसिस जो होती है इसके अंदर क्या होते हैं, 5 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। और जब हम प्रोफेज की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली वो क्या कर जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है व्हेन इट एंटर्स इनटू द प्रोफेज। और प्रोफेज के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि बनता एस फेज में है पर लेकिन रहता साइटोप्लाज्म के अंदर है। और यहाँ पे जो ये क्रोमेटिड का मटेरियल था यहाँ पे डीकंडेंस फॉर्म था, एक तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रहा था कि भी कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लस्टर बनने शुरू हो जाते हैं या फिर वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रोफेज खत्म हो जाता है तो एंटर कर जाती है वो मेटाफेज में, और मेटाफेज में वो ट्राई करता है कि वो अलाइन हो जाए सारे के सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटर के ऊपर। और यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम जो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल बोलते हैं। और जो इस तरीके से ये क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते हैं पर लेकिन इस प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर माइक्रोट्यूबल। और जो ये यहाँ पे हल्के से रेडिएट आउट होते हैं इनको हम बोलते हैं एस्ट्रल फाइबर। तो मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम या फिर द सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर and try to make them in the opposite pole and they are present at the equator. That process is known as metaphasic plane. जैसे ही सेल एनाफेज में एंटर करना शुरू कर देती है तो एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है वो टूट जाता है और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल पे फोर्स लगाती हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, सेल क्या कर देती है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक इधर वाला पोल बन जाता है, एक इधर वाला पोल बन जाता है। और जैसे ही वो टेलोफेज में एंटर कर जाती है तो ये वाला जो था यहाँ पे क्लीवेज पूरों की बनने की शुरुआत हो जाती है। और जो ये क्रोमोसोम जो हमें अलग से शो हो रहे थे अब वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से क्लस्टर बना लेते हैं एक तरीके से, और अलग से पतली पतली थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें अलग से क्रोमोसोम शो कर रहे थे, यहाँ पे नहीं शो होते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for paying attention. Thank you.